लेकिन आज का जो आशीर्वचन हमारे वीसी महोदय का था वह अद्भुत था। एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में और एक योग्य तकनीकी ज्ञान की योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हम तो नेता नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा एक लीडर के रूप में भी, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने वाक्य में कहा जब श्रोता अच्छे हों, तालियां बजती हों, तो उसमें कौन छोड़ सकता है। और सही माने में उन्होंने किया। और एक अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में आत्मा परमात्मा दोनों के स्वरूप को व्यक्त करते हुए हमें कैसा होना चाहिए, हमारा परिचय क्या है, हम भारतीय क्यों हैं, क्योंकि ये दो स्वरूप है। इसी आधार पर हमारा परिचय पूरी दुनिया भर में है। संक्षेप में ही लेकिन बड़ी ही आत्मसात होने वाली वार्ता को आपके बीच में रखा है। और सबसे अच्छी बात तो ये उन्होंने कही कि अंग्रेजी को हमेशा अपने जीवन में आचरण करने वाला, उसे शिक्षा देने वाला, और जिन्होंने बराबर कहा कि मैं तो जहां जहां भी पढ़ाया अंग्रेजी पढ़ाया, लेकिन अंत में वो आर्टिकल लिखते हैं अंग्रेजी में ही और कहते हैं कि हिंदी ही बड़ी सशक्त भाषा है। यह शायद आपके समझ में जल्दी बात न आए, आप अन्यथा मत लीजिएगा। वास्तव में हिंदी और संस्कृत, अगर मैं कहूं संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत मंत्र है। वेद के मंत्र को अगर हम देखते हैं तो मंत्र, वह वाक्य, वो शब्द ऐसा है जिसके अंदर ताकत होती है। एक एक शब्द की इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े महारथियों को भी ध्वस्त कर देता है। जो अपने पूर्व काल में ऋषि महर्षियों ने वेदोच्चार किया था, और वेद को जो कहते हैं कि वेद लिखित नहीं है, वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब यह होता है कि किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं, यह अंतर अनुभूत है, अंतर आत्मा से उत्पन्न हुई वो शक्ति है जो तपस्या से अर्जित होती है। और तपस्या से अर्जित हुई ये शक्ति, जिसका माध्यम योग रहा है, वही शक्ति जाकर वेद मंत्रों में उच्चार हुई, और लगातार वेद मंत्रों का उच्चार करते थे लोग, लिखते नहीं थे। और जब ये लगने लगा कि धीरे धीरे शायद वो मंत्र विस्मृत न हो जाए, इसलिए उसको लेखनीबद्ध किया। और वो वेद उच्चार, वो तपस्वियों की तपस्या के द्वारा उत्पन्न हुई वो शब्द शक्ति है जो संस्कृत भाषा के रूप में परिणत है। और इसलिए हिंदी और संस्कृत एक केवल भाषा नहीं है, हिंदी और संस्कृत का शब्द, हिंदी और संस्कृत का वाक्य, वो केवल शब्द नहीं है, वो वाक्य नहीं है, वो शक्ति है। और इसलिए जब कहते हैं कि हमने ये संकल्प लिया है, तो लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से अपने किए गए वाक्य का अपने जीवन के अंदर आचरण करते हुए यह व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर लोगों ने आचरण करके दिखाया है, भले ही उनकी जान चली गई हो।
कि गौ की रक्षा के लिए रघु ने अपना जीवन अर्पित किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। वो शब्द शक्ति को प्रकट है। तो इन्होंने थोड़ा सा ही क्यों नहीं, ये हमारे यहां की शब्द शक्ति को, शब्द शक्ति के अंदर जो तपश्चर्या है, शब्द शक्ति जो ऋषियों महर्षियों के द्वारा प्रदान की गई, उसका वर्णन करके आपकी भारतीयता की प्राचीनता को उस शब्द शक्ति के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ऐसे दीक्षांत समारोह के अवसर पर इससे बढ़कर आशीर्वाद और क्या हो सकता है। आप सब लोगों को, जितने भी बच्चे, जब तक क्या बड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोग सारे बच्चे ही लगते हैं। मैं इस समय नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूं, इसे ताली बजाना कोई जरूरी नहीं है, और ताली बजाने के कारण उत्साह से मैं और बोलूंगा ऐसा भी नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं, आज के अवसर पर इस प्रकार का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराता है। और यहां जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने तकनीकी विद्या प्राप्त की है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्राप्त किया है, और उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमारे यहां की प्रतिभाएं दुनिया को स्वयं आकर्षित की, और हमारे यहां के इस प्रकार के योग्य विद्यार्थियों ने जाकर बड़े बड़े देशों में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का जरूर रहा है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से अवसर उपलब्ध होना चाहिए था, उसकी कमी के कारण, जिस ढंग से आधुनिकतम स्थिति का निर्माण हमारे यहां होना चाहिए था, वह यहां न होकर हमारे यहां के ही ज्ञान के कारण दूसरे देश में हुआ है। अब उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम इसका उपयोग यहां कैसे करें? आज एक अवसर है, भारत के अंदर एक नई सरकार आ गई। सरकार के द्वारा एक अवसर प्रदान होता है। सरकार के द्वारा जो भी इस स्तर के लोग हैं, उनका एक परिचय प्राप्त होता है, और सरकार का प्रोत्साहन देने वाली होती है, तो उनके मन के अंदर उत्साह जागृत होता है, और उत्साह के आधार पर अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग इनोवेशन के आधार पर वो करते हैं, जो केवल अपने ही यहां के लोगों को ही नहीं आगे बढ़ाने में तत्पर होता है, तो बाहर के लोगों को भी स्वाभाविक रूप से अपने तरफ खींचने में सक्षम और सफल होता है। आज सौभाग्य इस बात का है, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने दुनिया के देशों के परिस्थितियों का, आर्थिक स्थितियों का, उनके विकास की प्रक्रियाओं का समुचित तौर पर आकलन करते हुए उन्होंने इवैल्यूएशन के लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं तय किया था, उन्होंने आकलन करवाया। आकलन करवाते हुए उनको यह लगा कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके आधार पर खाद्यान्न भी है, और कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधे भी हैं। सर्वाधिक इंप्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता है। लेकिन हिंदुस्तान में
आबादी ज्यादा है, कृषि योग्य जमीन कम है। आबादी ज्यादा होने के कारण खेती पर भार इतना अधिक हो जाता है कि वो पूरा परिवार चला सकने में सक्षम नहीं हो सकता। और 15 वर्ष 20 वर्ष पहले किसी परिवार में खेती 12 एकड़ की या 20 एकड़ की नहीं होगी। पीढ़ी जब बढ़ी है, लोग बड़े हैं, तो उस खेती के भूमि में भी बंटवारा हुआ है, जिसको कहते हैं कास्ट कम होगी, उसी में कास्ट कम होगी। और इसलिए मैं इसमें उल्लेख करूंगा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि कास्ट पर बिल्कुल आधारित मत रहो, क्योंकि लगातार कम होती जाए। परिवार में जितने बच्चे होंगे उसमें विभाजित होगी, उसके बच्चे होंगे उसमें विभाजित होगी, उसके बच्चे होंगे उसमें विभाजित होगी, और में जाकर बिल्कुल कम हो जाए। इसलिए खेती पर पूरा भार मत डालो। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ। क्योंकि हिंदुस्तान की धरती में इन्होंने, हमारे ऋषि साहब ने एक बात अच्छी कही, हमारे यहां एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी बड़ी प्रारंभ से। ऐसा नहीं है कि यहां आप एंटरप्रेन्योरशिप का शिक्षा देते हैं तो यहां से डेवलप हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी गांव में रहने वाला जो नौजवान है, छोटा सा, जो ज्यादा पढ़ा नहीं है, उसके भी दिमाग में चलता रहता है, यहां क्या कर ले, यहां क्या कर ले, छोटी चीज लगाने की कोशिश करता है। और पहले तो गांव में ही जो खेती करता था किसान, और जो गांव में लोहार रहता था, बढ़ई रहता था, कुम्हार रहता था, ये एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी थी। उस एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी के आधार पर उन्होंने छोटे छोटे उद्योग विकसित किए, जिसको हमने कुटीर उद्योग धंधा कहा। हमारे यहां प्रधानमंत्री ने पहले भाषण में कहा था, हर व्यक्ति के अंदर हुनर होता है, गांव भले ही आईक्यू उसका कम होगा, उस हुनर की मानसिकता को डेवलप करने की जरूरत है। गांव में उस एंटरप्रेन्योरशिप की जो मेंटालिटी है उसको डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए अभी जो डायरेक्टर साहब ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अवेयरनेस की स्थिति हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलप करें। आप नहीं कह सकते एंटरप्रेन्योरशिप का अवेयरनेस, ठीक है, आप बीटेक किए होंगे, एमटेक किए होंगे, लेकिन ये अवेयरनेस नहीं अगर मन के अंदर हुआ कि मुझे उद्यमी बनना है, मैं एमटेक कर रहा हूं, मैं उद्यम लगाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मैं बीटेक कर रहा हूं क्योंकि यहां रॉ मटेरियल की कमी नहीं, यहां किसी भी चीज की कमी नहीं। इनोवेटिव की आइडिया आपके मन के अंदर उभरती रहती है, नई चीज हम कर सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी जो हमें धरती से प्राप्त हुई है, और आज हमें शिक्षा प्राप्त की है, तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस तकनीकी ज्ञान के आधार पर इनोवेशन की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एंटरप्रेन्योरशिप को जागृत करते हुए हम छोटे छोटे उद्यम लगाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, ये संकल्प हमें कैसे दाव कर सकते हैं। ये अवेयरनेस जागृत करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और इसलिए इसी आधार पर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की धरती की, भारत की प्रकृति की प्रारंभ से जो स्थिति रही है उसका आकलन करते हुए, उसके वैशिष्ट्य का अनुभव करते हुए दुनिया के सामने उन्होंने घोषणा करने में कोई संकोच नहीं किया कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा दुनिया के अंदर। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो हिंदुस्तान बनेगा, दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये सामान्य घोषणा नहीं, ये बहुत बड़ी घोषणा, क्योंकि आपके प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां के युवकों के, युवतियों के प्रतिभा का आकलन करते हुए
एंटरप्रेन्योरल नॉलेज है, उसकी अनुभूति करते हैं, हम उनको अवसर प्रदान करेंगे तो हिंदुस्तान क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। नहीं तो यहां हो सकता है कोई छात्र ऐसा भी हो जो बीटेक किया और घर वाले बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे होंगे, कर्जा लेके पढ़ा रहे होंगे, बीटेक करने के बाद नौकरी की आवश्यकता पड़ती है, भैया हम ही लोग पास आगे सिफारिश करते हो, कल राजी तेरा इस कंपनी में लगा दीजिए, तेरा उस कंपनी में कर दीजिए, उसके लिए भी पैसा दीजिए। कहां से पैसा देंगे? तो हम भी छोटे मोटे उद्योग के दृष्टि से विचार करें और जो भी अवसर उपलब्ध होता है उस अवसर का उसके अनुरूप लाभ उठाने की कोशिश करें। और इसे मैन्युफैक्चरिंग हब की बात होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा कैसे? तो उन्होंने 3 बातें। मैं भाषण के लिए भाषण नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में जो चीज आई वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने 3 बातों पर ध्यान दिया।